हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे प्रमुख साहित्यिक स्रोत पर। ठीक है, जो प्रमुख साहित्य स्रोत है। ठीक है, और उनमें हम आज भाग 1 में प्रमुख रचनाएं देखेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए, क्योंकि हमने पिछली वीडियो पार्ट 1 जो इतिहास का था, इतिहास जानने के स्रोत, वो कंप्लीट कर लिया था। और अब हम इसके जो साहित्यिक स्रोत हैं उन पर चर्चा करेंगे। और उसके बाद ये भाग 1 है, इसके बाद दूसरा भाग पर चर्चा करेंगे। और जितने भी प्रमुख ग्रंथ या रचनाएं हैं उन सभी के बाद जो पुरातात्विक स्रोत है उन पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, प्यारे बच्चों, चलिए हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं और देखते हैं। चलिए, यह है प्रमुख साहित्यिक रचनाएं। ठीक है, इम्पोर्टेंट्स लिटरेचरी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर रचनाएं हैं, ये इसके रचनाकार है और ये विशेष तथ्य। ठीक है, मतलब के रचना मतलब किताब का नाम, और किताब किसने लिखी, रचनाकार मतलब लेखक या रचयिता का नाम, और इस किताब में विशेष क्या है। ठीक है, ये या किससे संबंधित पुस्तक है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं। पहली है अष्टाध्यायी। ठीक है, अष्टाध्यायी, और ये पाणिनि ने लिखी है। ठीक है, और ये व्याकरण ग्रंथ है, और व्याकरण में किसका, संस्कृत का। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं मुद्रा राक्षस। ठीक है, ये भी संस्कृत का ग्रंथ है और ये विशाख दत्त ने लिखा है। ठीक है बच्चों, और इसमें मौर्य काल के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है, इससे पहले मौर्य काल के बारे में जानकारी के लिए मैंने पहले भी बताया था, एक पुस्तक इंडिका मेगास्थनीज की, जो यूनानी कौन थे, जो यूनानी शासक थे। ठीक है, यूनानी राजदूत थे जो सिकंदर के बाद आए। ठीक है, और इसके बाद एक मैंने बताई थी अर्थशास्त्र। ठीक है, जो कौटिल्य की पुस्तक थी। ठीक है बच्चों, चलिए अगली पुस्तक है महाभाष्य। और महाभाष्य अष्टाध्यायी पर क्या है, टीका है। ठीक है, मतलब के अष्टाध्यायी को आधार बनाकर महाभाष्य लिखा गया है। ठीक है बच्चों, और ये किसने लिखा है, पतंजलि ने। ठीक है, और पतंजलि वाले कौन थे, योग शास्त्र के जन्मदाता। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है, ये पुष्यमित्र शुंग के विषय में जानकारी देता है। ठीक है, अब पुष्यमित्र शुंग के समय के ही हैं पतंजलि आचार्य जी हैं। ठीक है, और इनके ये क्या थे, गुरु भी माने जाते हैं। ठीक है, और इसमें पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे, वो भी जानकारी मिलती है इससे। ठीक है बच्चों, तो ये किससे संबंधित है, पुष्यमित्र शुंग, और पुष्यमित्र शुंग ने ही मौर्य काल का अंत किया था बृहदत्त की हत्या करके। ठीक है, 185 ईसा पूर्व में। ठीक है, और उस पर ही ये महाभाष्य लिखा है पतंजलि ने, जो अष्टाध्यायी पर टीका है। ठीक है, ये भी क्या है, संस्कृत की रचना है। ठीक है, अगला है कथासरित सागर। ठीक है, कथासरित सागर, ये क्या है, ये इसके रचनाकार है सोमदेव। ठीक है, और इसकी रचना सोमदेव ने की है, और इसमें मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। ठीक है, मतलब मौर्य काल से संबंधित जानकारी कथासरित सागर में मिलती है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम अगली रचना देखते हैं, वृहत कथा मंजरी। ठीक है, वृहत कथा मंजरी, और ये क्षेमेंद्र इसके रचनाकार या लेखक हैं, और ये भी मौर्य काल के विषय से संबंधित है। ठीक है, मौर्य काल के विषय में जानकारी देती है। ठीक है, अगला है, अभी बताया था हमने, अर्थशास्त्र। ठीक है, और अर्थशास्त्र एक विषय भी है जो हम पढ़ते हैं, लेकिन अर्थशास्त्र जो चाणक्य का था वो क्या था, राजनीति से संबंधित। ठीक है,
राजनीति से संबंधित, ना कि अर्थशास्त्र धन पैसे से संबंधित, ठीक है। और ये रचनाकार कौन थे? कौटिल्य, मतलब चाणक्य या विष्णुगुप्त। और इसमें भी क्या है, मौर्य काल के विषय में जानकारी मिलती है। ये हमने आपको पहले भी कई बार बता दिया है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि अर्थशास्त्र किसकी पुस्तक है? चाणक्य की। और एक क्वेश्चन होता है कि अर्थशास्त्र के पिता या जनक, तो अर्थशास्त्र के पिता या जनक कौन है? एडम स्मिथ, ठीक है, एडम स्मिथ। और पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक अर्थशास्त्र चाणक्य ने, ठीक है। तो यहाँ कन्फ्यूज नहीं होना है। और एक कन्फ्यूजन की बात यह है कि अर्थशास्त्र राजनीति से जुड़ा हुआ विषय है, ठीक है, यह पुस्तक है, ना कि अर्थशास्त्र धन से, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, नीति सार, ठीक है। यह कामोदक की रचना है और गुप्तकालीन राजतंत्र पर प्रकाश डालती है, ठीक है, गुप्तकाल शासन से संबंधित है, ठीक है, नीति सार। अगले देखते हैं, मालविकाग्निमित्रम, ठीक है। और यह पुस्तक मैंने पहले भी बताई थी जब मैंने पुष्यमित्र शुंग के बारे में बताया था, क्योंकि पुष्यमित्र शुंग का ही लड़का अग्निमित्र था, ठीक है। और अग्निमित्र, ये मालविका अग्निमित्र में मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कथा का वर्णन है। और ये कालिदास का क्या है? कालिदास की रचना है, ठीक है। मालविका अग्निमित्र मतलब कालिदास की पहली यह रचना थी, ठीक है। कालिदास ने 7 रचनाएं की थी, ठीक है। और इसमें शुंग वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, ये भी बताया था। अगला है मर्चकटिकम, ठीक है, मर्चकटिकम, ये शूद्रक की है और ये बहुत ही अच्छा सामाजिक रूपक है, ठीक है। मतलब इसमें 10 अंक है और ये एक रूपक है, गुप्तकालीन समाज का वर्णन है इसमें, ठीक है। इसमें गुप्तकाल के समय का वर्णन है, ठीक है। इसमें एक ब्राह्मण के बारे में चर्चा मिलती है, ठीक है। मतलब ये बहुत ही अच्छा सामाजिक रूपक या आप इसे नाटक भी कह सकते हैं, ठीक है। इसमें 10 अंक है, बहुत ही अच्छा है ये सामाजिक दृष्टि से। तो मर्चकटिकम में क्या है? गुप्तकालीन समाज का वर्णन। मर्चकटिकम का मतलब होता है मिट्टी की गाड़ी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, हर्षचरितम, हर्षचरितम। और ये बाणभट्ट ने लिखी है। और ये जो बाणभट्ट थे ये हर्षवर्धन के शासनकाल के कवि थे, ठीक है। हर्षवर्धन 606 ईस्वी, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो इसमें हर्षवर्धन की उपलब्धियों का वर्णन है। हर्षचरितम बाणभट्ट की रचना है। और बाणभट्ट की रचना कादम्बरी है, बहुत ही ज़्यादा फेमस है, गद्य काव्य है, ठीक है। अगला है रामचरित, ठीक है, संध्याकर नंदी, ठीक है, बंगाल के शासक रामपाल की जीवनी है इसमें, ठीक है। अगला है पृथ्वीराज रासो, ये हिंदी में भी आती है, हिंदी भाषा में भी आती है, ठीक है। ये वीरगाथा काल के समय की रचना है, चंद्रवरदाई इसके लेखक है। और पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, पृथ्वीराज तृतीय चौहान की उपलब्धियों का वर्णन है, क्योंकि ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ही राज कवि थे, चंद्रवरदाई, ठीक है। तो पृथ्वीराज रासो क्या बताती है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में बताती है। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गौरी के 3 युद्ध हुए थे, ठीक है। सॉरी, मतलब कि वैसे तो हुए थे 3 ही, लेकिन जो प्रमुख है तराइन का प्रथम युद्ध और दूसरा, ठीक है, 2 होते हैं तराइन में, 1191 में और 1192 ईस्वी में, ठीक है। और पहला मोहम्मद गौरी हार जाता है और दूसरा मोहम्मद गौरी जीत जाता है, ठीक है, 1192 वाला, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान, इस युद्ध का भी वर्णन पृथ्वीराज रासो में ही है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों का वर्णन। चलिए अब हम देखते हैं इसमें जो प्रमुख है आज की राजतरंगिणी, ठीक है, ये पहले भी बताई है हमने,
और ये जब हमने पाठ पढ़ाया था तब भी ये बताई थी। राजतरंगिणी किसकी है? कलहन, ठीक है। और ये कश्मीर के राजवंशों की क्रमबद्ध जानकारी देती है, ठीक है। जो भारत का एक राज्य है कश्मीर, उसके जितने भी राजवंश हुए उनकी क्रमबद्ध जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? राजतरंगिणी से मिलती है। और राजतरंगिणी किसने लिखी? कलहन ने। तो बच्चों, आज ये प्रमुख रचनाएं थी जो साहित्यिक स्रोत है भारतीय प्राचीन इतिहास के। फिर हम, ये पहला भाग था, फिर हम आगे आपको दूसरे भाग में प्रमुख रचनाएं लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।